सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड ये स्पोकन इंग्लिश सीरीज का पहला वीडियो है और ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है बिकॉज इफ यू हैव टू मेक अ सेंटेंस स्पीक अ सेंटेंस देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन जो वर्ब है वो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि स्पोकन इंग्लिश बहुत ही अलग लेवल पर चली जाए. So yeah, here we start with the verb, and in the further videos we will start tenses and many other things like preposition and other important things which helps you to understand the spoken English conversation. And after that you will able to read articles, understand the articles, social media platform, any other English languages. You will be understand able to understand. So let's start. So देखते हैं. अच्छा, मेरे को बात बताओ, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो कि मिलकर बनता है एक सेंटेंस. वे गला खराब है मेरा यार. सो या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये मिलकर बनाते हैं एक सेंटेंस. ये एक जनरल स्ट्रक्चर है वर्ब का. क्या सब्जेक्ट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है? हाँ या ना? आई थिंक नो. क्या ऑब्जेक्ट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है? ऑब्वियसली नो. पर जो वर्ब है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई. हम जैसे हिस्ट्री पे आते हैं. हिस्ट्री में दांडी यात्रा हुई होगी, हुआ था, ये सब लोग जानते हो. अच्छा, दांडी यात्रा किसने की? अ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट ये है कि दांडी यात्रा हुई जिसकी वजह से इंडिया को हेल्प मिला या जो भी है फायदा हुआ. हिस्ट्री पे ज्यादा नहीं जाएंगे. क्या दांडी यात्रा को गांधी ना करके कोई और करते तो क्या इंडिया को फायदा नहीं होता? एक्शन हुआ, ये इम्पोर्टेंट है. एक्शन किसने किया ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. तो आप वापस आते हैं अपने पॉइंट पर, और अपना पॉइंट ये है कि हमें किसी भी सेंटेंस को समझना है. समझने के लिए हम सब्जेक्ट पर तो ध्यान देंगे ही, ऑब्जेक्ट पर भी देंगे, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो वर्ब होता है. और वर्ब की चर्चा हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो यहाँ पे तीन पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है. सो लेट्स स्टार्ट विथ वर्ब. गाइस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में जो वर्ब है वो प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है. यानी कि जो एक्शन लिया जा रहा है या तो वो लिया जा रहा है, या फ्यूचर में लिया जाएगा, या पहले ही लिया जा चुका है. तीन तरह की होती है ना. और वो, हाँ, तो ये पॉइंट हुआ. या तो वो आगे लिया जाएगा, या अभी वो एक्शन लिया जा रहा है, या पीछे ही लिया जा चुका है, तो वो पास्ट हो गया. और फ्यूचर एंड प्रेजेंट, तीन तरह की वर्ब्स होनी चाहिए. तो सबसे पहला वाला जो वर्ब है, मेन वर्ब, वो होता है प्रेजेंट में, जैसे डू, गो, वगैरह वगैरह. एंड इसको अगर हम पास्ट बनाना है तो इसका हम पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पास्ट फॉर्म लिख देते हैं. पास्ट फॉर्म कुछ रूल्स हैं लिखने के, वो मैं आगे बता रहा हूँ. सो स्टे एंड गो का वेंट या जो भी है, इसके भी अलग अलग रूल्स हैं, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कब ईडी लगाएंगे, कब ईडी नहीं लगाएंगे. तो देखते हैं आगे ये पॉइंट. उससे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. जैसे मान लीजिए कि ये कोई सेंटेंस है. ये जो सेंटेंसेस है, ये इसमें एक वर्ब यूज किया गया है, एम एंड इज एंड आर. और बोलोगे भाई ये वर्ब है या नहीं है? ये वर्ब है, क्योंकि इज आर एम जो होता है वो एक बी का फॉर्म होता है, और बी का मतलब होता है होना. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई एम स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ. यानी कि क्या है, ये एक स्टूडेंट है. स्टूडेंट भी होना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही हो जाएगा ना. तो ये स्टूडेंट है, आई एम स्टूडेंट, तो ये भी एक वर्ब है. अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो एक्चुअल में ये यहाँ पे है मेन वर्ब के रूप में, एम, इज एंड आर.
यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में है। और जैसे ही अगर हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो होगा हेल्प्ड, क्योंकि जैसे यहाँ पे दो दो चीजें हो रही हैं। जैसे इसका हम अगर ट्रांसलेट करें, आई एम हेल्प्ड बाय हिम, मैं उसके द्वारा मदद किया जाता हूँ। तो एक तो एम लिखा हुआ है एंड दूसरा है हेल्प। इसमें मेन वर्ब आपको क्या लगता है कौन सा होना चाहिए? मेन वर्ब का डेफिनेशन वगैरह छोड़ो, इस सेंटेंस को पढ़ो और इसमें देखो कि यहाँ पे मेन क्रिया क्या हो रहा है। मेन क्रिया तो यही हो रहा है ना, उसको मदद किया जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा मेन वर्ब, और उसके हिसाब से ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। इसको एक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। इसके बाद जैसे आगे दो दिया हुआ है, चीटेड मेन वर्ब है, यहाँ पे डू मेन वर्ब है, एंड ये कैन जो है हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब है ना। सो ये हो गया। तो हाँ, तो ये पॉइंट खत्म। मेन वर्ब आपको समझ में आया। मेन वर्ब वो होता है जो एक ही वर्ब काम कर रहा हो सेंटेंसेस में। जैसे यहाँ पे एम है, यानी कि मैं स्टूडेंट हूँ, है ना, हूँ ना, समझ रहे हो। तो ये हो गया मेन वर्ब यहाँ पे। ये यहाँ पे मेन वर्ब आ रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब, और यहाँ पे जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब तो यहाँ पे हेल्प है ना, चीट करना है ना, और यहाँ पे करना है, यहाँ पे डू है। तो उस हिसाब से यहाँ पे कैन, इज एंड एम जो है वो हो गए हेल्पिंग वर्ब। आगे देखते हैं गाइस। हम वर्ब फॉर्म्स की बात करते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम किसी वर्ब का मान लो कि एनालाइज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे गो है, तो गो लिख रहे हैं, तो मान लो कि गो मतलब हुआ जाना। तो जाने से पता तो ये नहीं ना चल रहा है कि अब अभी जा रहे हैं, या पास्ट में ही जा चुके हैं, या फ्यूचर में जाने वाले हैं। तो ये पता करने के लिए वर्ब्स के फॉर्म्स बनाए गए हैं। हमारे जानकारों ने बनाए हुए हैं ये फॉर्म्स, और जिनको हम कैटेगराइज करेंगे V1, V2, V3। एक्चुअली ये 5 तरह के होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक कोई और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और वो पॉइंट ये है कि कौन सा रेगुलर होता है, कौन सा इरेगुलर होता है। वर्ब्स पे कमांड करना बहुत ही आसान है बस। सबसे पहले क्या करो कि तुम जितने भी इरेगुलर फॉर्म्स हैं, इरेगुलर फॉर्म्स का मतलब ये होता है कि जैसे सी है ना, तो सी को अगर हम V2 या V3 में चेंज करना चाहेंगे तो इसमें ईडी करके नहीं लगा सकते। ईडी ईडी लगा के अगर हम चाहेंगे इसका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना दे, तो पॉसिबल नहीं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी बस इतना जान लो। तो जैसे ये यहाँ पे देखो, रेगुलर फॉर्म क्या होता है कि हेल्प में अगर हम ईडी लगा दें, तो ये इसका हम कर सकते हैं V2 V3। तो वो होता है रेगुलर फॉर्म, यानी कि जितने भी वर्ब्स हैं जितने भी वर्ब्स हैं जितने जिसमें हम ईडी लगा करके उसका फॉर्म चेंज कर दें, तो उसको बोलते हैं रेगुलर। जिसका नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इरेगुलर। जैसे यहाँ पे कट कट कट, इसका हम मिडिल लगा के चेंज नहीं कर सकते। हालांकि ये एक्सेप्शन है कि इसमें हम कोई और चेंज भी नहीं ला पा रहे हैं, तो ये भी रेगुलर में ही आएगा। और बाकी जो डू डू है, डीड है, डन, मतलब डू का डीड और डन ये इरेगुलर में आएगा, क्योंकि हम इसको ईडी लगा के चेंज नहीं कर सकते। सी का वही है, ईडी लगा के चेंज नहीं कर पा रहे, इसको अलग तरीका है चेंज करने का, और इसको बोलते हैं इरेगुलर। तो ये पॉइंट समझ में आया। जिस वर्ब का हम ईडी लगा के चेंज कर सकते हैं उसका फॉर्म, उसको रेगुलर, जिसको नहीं कर सकते इरेगुलर। सो द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए पढ़े हैं। जैसे प्ले है, तो प्ले, अच्छा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पांचों फॉर्म्स मैंने लिख रखे हैं। इसका सबसे जो पहला फॉर्म होता है जो ओरिजिनल होता है उसको बोलते हैं बेस फॉर्म, और जो सेकंड फॉर्म है V2 जिसको बोलते हैं, जो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म। और जो पास्ट से भी पहले, यानी कि जस्ट पास्ट नहीं, उससे भी बहुत पहले जो रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। एंड आईएनजी फॉर्म ये बताता है कि काम अभी हो रहा है ना। और एस आई एस फॉर्म जो होता है ये इसके लिए यूज किया जाता है, इसे सिंगुलर बनाने के लिए। ये प्लूरल है तो इसमें एस एच लगाएं तो वो सिंगुलर बन जाएगा। तो एस आई एस का फॉर्म का ये काम होता है। तो ये अच्छे से देख लेना आप लोग। जैसे यहाँ देख लो भाई, सिंग का सैंग हो गया, संग, सिंगिंग, सिंग्स, यानी कि इसमें हम ईडी लगा के चेंज नहीं कर सकते इसको। तो ये कौन सा हो जाएगा बताओ, रेगुलर या इरेगुलर? ऑब्वियसली इरेगुलर। और यहाँ पे डू भी इरेगुलर, गो, वेंट कौन इरेगुलर, एंड प्ले बताओ, प्ले क्या होगा, रेगुलर या इरेगुलर? सो इट विल बी रेगुलर। तो नेक्स्ट स्लाइड, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, ये आप देख सकते हो। जैसे बीट है, बीट का हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अच्छा यहाँ पे क्या है कि
जितने भी इरेगुलर वर्ब्स हैं, जितने पूरे पूरे के पूरे तो मैंने नहीं लिखे हैं, जितने भी हैं मैक्सिमम मैंने जो इम्पोर्टेंट है ये मैंने लिख रखे हैं, और आप बाकी अब कहीं से भी देख के याद कर सकते हो। पूरा स्लाइड बनाने का ये नहीं था मेरे पास। और इसको देखो, जैसे ड्रिंक का अगर हम देखें तो ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। अच्छा, ड्रिंक एक वो तो है कि बिफोर जो बनाने के लिए होता है ना, उसमें कोई रूल नहीं लगता है, उसमें आईएनजी सारे में लग जाएगा, भले वो इरेगुलर हो, वेदर दैट इज रेगुलर और इरेगुलर। एंड बिट्स में भी वही होता है ना, और इसमें ऐसे ही लग जाता है। तो ये देख लेना एक बार आप लोग, और मैं आगे बढ़ता हूँ टाइम ना करते हुए। अब इसके हम कुछ यूजेस, जैसे इसके एग्जांपल्स अच्छा समझेंगे कि मैंने वर्ब का एनालिसिस किया है तो उसका क्या काम है। जैसे ही डज, नॉट, he does not go there, वो वहां नहीं जाता है। अच्छा, ये एक टेंस का रूल है कि अगर हम प्रेजेंट, जैसे इसका अगर असर्टिव सेंटेंस बनाए, पॉजिटिव सेंटेंस, तो ये क्या होगा, ही गो देयर, है ना, ही गोज देयर। तो ही गोज देयर को निगेटिव करने के लिए डज प्लस नॉट लगाना पड़ता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और सबसे पहले ये देख लेते हैं। अच्छा, मैं एक दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ। गाइस, एक सिंपल सेंटेंस मैंने लिया है, वो है आई गो, मैं जाता हूँ। इससे क्या पता चलता है कि ना ही पास्ट का पता चल रहा है, ना ही फ्यूचर का पता चल रहा है, कि मतलब ये सिंपल सा एक सेंटेंस है, मैं जाता हूँ। यानी कि वह या तो वहाँ अक्सर जाता होगा, मान लो कि आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, या तो वो अक्सर जाता होगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे गो दिया गया V1। इसको अगर हम चाहें तो मान लो कि मैं एक सेंटेंस बनाना चाहूंगा, मैं गया, तो क्या हम उसके लिए अलग वर्ब इस्तेमाल करेंगे? नहीं, उसके लिए सेम वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसका फॉर्म चेंज कर देंगे। उसका फॉर्म कहाँ पे चेंज होगा? पास्ट के लिए कौन सा यूज होता है? पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। पास्ट पार्टिसिपल गो का क्या होगा? जाके पीछे देख लो भाई, वेंट होगा ना, होगा वेंट। तो पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आई वेंट देयर। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ पे क्या था, आई गो देयर, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो रेगुलर वहां जाता है। ये जो रिप्रेजेंट करेगा वेंट यानी कि V2, ये रेगुलर का इस्तेमाल नहीं है। आई गो देयर यानी कि मैं वहां गया फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट एवरी डे, मैं वहां गया। अच्छा, आई यूज टू गो देयर अगर मैं लिख दूं, तो आई यूज टू गो देयर, तब यहाँ हो जाएगा कि मैं वहां जाया करता था। दिस इज द another rules of grammar we will study further videos in further videos। so कुछ और एक और एग्जांपल मैं लूं और इसके बाद ये वीडियो एंड होने वाली है। so just wait little more bit। okay, या जैसे कोई और वर्ब लेते हैं, कोई और भी वर्ब ले लेते हैं, जैसे कुछ भी ले सकते हैं। नाइस मैन, बॉयज, ये एक सेंटेंस देखो, विच इज वॉक। वॉक का अगर हम सिंपल सा फॉर्म देखें, यानी कि मैं टहलता हूँ, तो क्या बन जाएगा? आई वॉक, सॉरी वॉक। अच्छा, मैं एक और ही वॉक, क्या सही है? ही वॉक मैं रख लेता हूँ एक। चलो, दोनों सेंटेंस के देखो, और दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बता दो पहले मुझे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका क्या बन जाएगा। आई V2 मतलब पास्ट पार्टिसिपल अगर हम बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा? आई वॉल, सॉरी वॉकड, है ना, आई वॉक। यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो ये हमेशा याद रखना कि वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगा, और इसको अगर हम सिंगुलर करने के लिए एस लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये सही होगा। अब जाके सही है, ये तो सही है, क्योंकि ये एम सिंगुलर होते हुए ये प्लूरल का वर्ब यूज करता है। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एंड इसका हम अगर V2 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यानी कि वो अभी नहीं टहला, पहले ही टहला है कुछ देर पहले, तो आई जस्ट वांटेड, अच्छा आई वॉकड। अगर ये होता कि वो बहुत ही पहले टहला करता था, तब कैसे बनाते? आई यूज टू, सॉरी मैं बहुत पहले, कुछ टाइम पहले यानी कि पास्ट में टहला करता था, तो आई यूज्ड टू वॉक, मैं टहला करता था। आई वॉक इसका मतलब है कि मैंने टहला, या जो भी है। जो V2 होता है ना, वो जस्ट पहले का
रिप्रेजेंट करता है, पहले जस्ट पहले कुछ हुआ हो घटना, बहुत पहले नहीं, पास्ट में जस्ट पहले हुआ हो, तो ये होता है V2। बाकी के लिए हम हैव प्लस V3 लगाते हैं, या हैड प्लस V3, वो आगे पढ़ेंगे टेंस में। और नेक्स्ट लेक्चर टेंस का होने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ऑल का बटन दबा देना। सो लेट्स एंड द वीडियो।